नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन कराएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, महत्व और प्रक्रिया के बारे में हमने पूर्व वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना। न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना किस आधार पर की जाती है, इसका हमारा यह अध्ययन रहेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण ही किया है, लेकिन कुछ निर्णयों में, विशेषतः 1967 के गोपालनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ऐसी प्रवृत्तियां देखी गई जिन्होंने इस प्रकार हमने 1967 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में ऐसी कुछ प्रवृत्तियां देखी जिन्होंने आलोचना का पात्र बना दिया। इस प्रकार की आलोचनाओं के कुछ आधार बताएगी। वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई। नंबर 1 है अनुदारवादी शक्ति के रूप में कहें। नंबर 1 आता है अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों के रक्षक रूप में कार्य किया, लेकिन यह भी तथ्य है कि संपत्ति संबंधी प्रश्नों पर इसने एक अनुदारवादी न्यायालय या अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है। 1950-51 में इसने जमींदारी तथा जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित हुए भूमि कानून सुधार कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। 1953 में सोलापुर स्पिनिंग और वीविंग कंपनी के शासन को अधिग्रहण करने को अवैध ठहराया। कुल्लीहन बनाम केरल राज्य में केरल कृषि संबंधी अधिनियम को अवैध घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अनुदारवादिता का सर्वोच्च परिचय, सबसे बड़ा परिचय 1967 में गोकुलनाथ विवाद में 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद को ऐसा अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों की छीनता या सीमित करता हो। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवियस के अन्य संबंधी आदेशों को अवैध घोषित किया। एक जन कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि राज्य की जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक हो, लेकिन भारत ने सर्वोच्च न्यायालय में कुछ निर्णय में आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सहायक बनने के बजाय बाधक बनने का कार्य किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रदर्शित इस अनुदारवादी कारण के समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठित करने tha इसके अधिकारों को सीमित करने की मांग की जाती रही। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर आपत्ति का, आलोचना का एक अधिकार यह भी है, एक आधार यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों में अनवरत परिवर्तन करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक कानूनता की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न हुई। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की वैधानिक दृष्टि से अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों को पुनर्विचार कर उसे परिवर्तित कर सके। न्यायमूर्ति हेगड़े इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अनिवार्य अंग मानते हैं, लेकिन 1967 से
1971 के काल में सर्वोच्च न्यायालय में अपने पूर्व निर्णयों में किस प्रकार परिवर्तन किया, इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। प्रथम 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह के मामले में प्रथम सर्वसम्मति और तथा द्वितीय निर्णयों में बहुमत निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदि इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। लेकिन 1967 में गोकुलनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय दिया कि संसद के संविधान के भाग 3 के किसी भी मुंह में इस प्रकार का संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जिससे कि मौलिक अधिकार छीन लिए जाए या सीमित हो जाए। यह तो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों में परिवर्तन का उदाहरण था। 1952 का शंकरी प्रसाद मामला और 1965 का सज्जन सिंह मामला। द्वितीय 1969 में गुजरात राज्य बनाम शांति लाल मंगलदास के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि संविधान में चतुर्थ संशोधन के बाद क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता अपर्याप्तता का विचार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। लेकिन इसी सेम तरह के मामले में सन 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसमें निहित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्रासंगिक है। तीसरा 1965 में उस्मान अली खान और सागरमल मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय और परिवेश आदि से संबंधित पालन राजनीतिक है, न्याय की वैधानिक है। इससे संबंधित दायित्वों का न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। लेकिन सेम निर्णय के विपरीत 1971 में जब परिवेश की समाप्ति नरेशों की मान्यता वापस लेने से संबंधित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। ये पूर्व परिवर्तित निर्णय 3 प्रकार के थे। प्रथम 1952 के खिलाफ 1965 में पारित किया, द्वितीय 1969 के खिलाफ 1969 में पारित किया, तीसरा 1965 के खिलाफ 1971 में पारित किया। तीसरा जो है संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण बहुत सारे मामलों में बहुत सारे निर्णयों ने सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1967 से 1971 के काल में जिस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया, इससे यह नितांत स्पष्ट है, यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की चेष्टा की है, जो संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं देना चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाते हुए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन उस सीमा तक ही है जिस विस्तार अव्यवस्था अमेरिका में है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, इन सीमाओं के भीतर कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अपने विधानमंडल का तृतीय सदन नहीं बना सकता। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका संपूर्ण जनता की प्रतिनिधि संसद की इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकती। यदि हम यहाँ वहाँ कोई त्रुटि करते हैं तो यह त्रुटि बता सकते हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय है, अंतिम रूप से समुदाय के भविष्य का जो संबंध है, वो न्यायपालिका इसमें बाधक नहीं हो सकती। इस प्रकार चौथा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में स्थिरता। चौथा है सामाजिक राजनीतिक, चौथी जो आलोचना है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन में स्थिरता। जीवन में स्थिरता, जीवन में स्थिरता
न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सदैव इस बात का भय रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून या शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका सदैव अवैध घोषित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में स्थिरता का वातावरण बना रहा है, जो निश्चित रूप से समस्त व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक है। न्यायिक पुनरावलोकन के आलोचकों का कथन है कि न्यायपालिका द्वारा अपने आप को कानूनी प्रश्नों में सीमित रखा जाना चाहिए, किंतु न्यायपालिका ने ऐसा नहीं किया। नंबर 5 है संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण जब संसद कोई कानून का निर्माण करती है तो न्यायपालिका द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाता है। न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। जब न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। जब राज्य व्यवस्था में दो प्रमुख अंग जिनकी यह स्थिति होती है, संसद और न्यायपालिका, उनमें संघर्ष की स्थिति होती है, तो जो शासन है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाता। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की 5 आलोचनाएं हैं, जिनका आलोचकों द्वारा वर्णन किया गया है, जिनको आलोचकों द्वारा स्पष्ट किया गया है। फिर भी हम न्यायिक पुनरावलोकन को महत्व से भी नहीं नकार सकते। हम न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को भी नहीं भूल सकते। तो नेक्स्ट हमारा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व। न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की इधर इन वाली आलोचनाओं को छोड़कर हम इन वाले आलोचनाओं का अध्ययन करने के बाद बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनरावलोकन की